नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पैरामेट्रिक टेस्ट्स के एजम्पशंस। बेसिकली पैरामेट्रिक टेस्ट एजम्पशंस फ्री होते हैं और पैरामेट्रिक टेस्ट के जो मेन 4 एजम्पशंस हैं वो है कि पहला है कि डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, कि जो भी हम डेटा अपना कलेक्ट कर रहे हैं उस डेटा का जो ग्राफ है, हिस्टोग्राफ, वो नॉर्मल होना चाहिए, मतलब बेल शेप्ड में ग्राफ होना चाहिए, तभी हम कहते हैं कि ये डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। सेकंड एजम्पशन है होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। हमारा जो डेटा है वो होमोजीनियस होना चाहिए अक्रॉस दी ग्रुप्स, जितने भी है हमारे पास 3, 4 या 2 ग्रुप्स भी है तो उसमें डेटा हमारा होमोजीनियस मतलब वेरिएंस दोनों में सेम होना चाहिए। फिर तीसरा जो इसका एजम्पशन है कि डेटा शुड बी कलेक्टेड इंटरवल और रेशियो स्केल में होना चाहिए हमारा, मतलब मैट्रिक डेटा होना चाहिए। और जो फोर्थ है एजम्पशन वो है इंडिपेंडेंट स्कोर। स्कोर एक स्कोर दूसरे स्कोर से बिल्कुल अलग होना चाहिए, ये नहीं कि वो इन्फ्लुएंस हो किसी का स्कोर दूसरे वाले स्कोर से, डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो। तो ये जो नॉर्मलिटी है, किसी भी डेटा की नॉर्मलिटी चेक करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि नॉर्मलिटी को हम ग्राफिकल डिस्प्ले के थ्रू भी जान सकते हैं, और ग्राफिकल डिस्प्ले में हिस्टोग्राम, पीपी प्लॉट और क्यूक्यू प्लॉट, प्रोबेबिलिटी प्लॉट। ठीक है। फिर एक सेकंड है इसमें मेथड, वैल्यूज ऑफ स्क्यूनेस और कर्टोसिस। दोनों की जो वैल्यू और स्क्यूनेस की वैल्यू है, हमारा आइडियल डेटा वो होगा जिसका जो कर्टोसिस और स्क्यूनेस की वैल्यू 0 है। हालांकि थोड़ा सा वेरिएशन भी चल सकता है, -1 और +1 के बीच में भी अगर वैल्यू है तो वो डेटा भी हमारा नॉर्मल हो सकता है। फिर एक तीसरा और सबसे इफेक्टिव मेथड है केएस टेस्ट। केएस टेस्ट जब हम अप्लाई करते हैं अपने डेटा पर तो वो उसकी जो पी वैल्यू है 0.05 से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर पी वैल्यू 0.05 से कम है, मतलब सिग्निफिकेंट नहीं होनी चाहिए, नॉन सिग्निफिकेंट होनी चाहिए पी वैल्यू। तो ये 3 तरीके हैं जिनसे हम ग्राफिकल डिस्प्ले, वैल्यूज ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस और केएस टेस्ट के थ्रू नॉर्मलिटी हम चेक करते हैं। इसके बाद जो है नॉर्मलिटी के बाद हम होमोजेनिटी चेक करेंगे कि डेटा हमारा होमोजेनियस है या नहीं है। तो अभी हम नॉर्मलिटी चेक करने के लिए इसमें पहले एक केस स्टडी हम पढ़ेंगे, और केस स्टडी के बाद हम जो रियल डेटा है उससे हम लोग नॉर्मलिटी निकालेंगे। ठीक है। क्योंकि ये जो एजम्पशंस है, पैरामेट्रिक टेस्ट जब हम अप्लाई करते हैं तो उससे पहले उसके जो एजम्पशंस हैं वो फुलफिल करने होते हैं। अब जैसे ये जो हमारा केस स्टडी है, इसमें देख रहे हैं कि कोई एक यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी में देखिए कि ये इसमें यूनिवर्सिटी ने कोई नेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज किया डिजिटल इंडिया पर, और जो कोऑर्डिनेटर हैं वो ये जानना चाहते हैं कि हमने 800 पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने इस सेमिनार में पार्टिसिपेट किया है उनको हमने गेस्ट हाउस में रुकवाया है, और वहाँ हम ये देखना चाहते हैं कि जो हाइजीन वहाँ की कंडीशन है गेस्ट हाउस की वो कैसी है। अपने रेस्पोंडेंट्स के थ्रू हमने ये जानना चाहा कि आपको डे 1 में, डे 2 में और डे 3 में हाइजीन कंडीशंस कैसी लगी। तो ये हम देख रहे हैं कि 3 दिन के लिए पार्टिसिपेंट्स हमारे गेस्ट हाउस में रुके, और इसमें हमने डे 1, डे 2 और डे 3 तीनों दिन का हमने उनसे ओपिनियन मांगा, और जो हमने क्वेश्चन दिया है कि भाई आपको हाइजीन कंडीशन कैसी लगी, उसमें 0 और 4 के बीच में हमने उनसे कहा कि आपको टिक करना है। हमने बताया उनको कि अगर आप 0 के आसपास कोई वैल्यू टिक करते हैं तो उसका मतलब है कि हमारा अरेंजमेंट पुअर है, आपको अच्छी चीज़ें नहीं
मिल पाई, और 4 का मतलब है एक्सीलेंट अरेंजमेंट, आपको वहाँ अच्छा एनवायरनमेंट मिला है। अब 0 और 4 मतलब 0 और 1 के बीच में भी हमने ऑप्शन दिया है अपने रेस्पोंडेंट को कि भाई आप जो है और भी अपना रिफाइन ओपिनियन दे सकते हैं, जैसे 0.26 या 1.57, 2.36, 3.56, इस तरीके से। तो ये जो है 3 दिन की जो नेशनल सेमिनार है उसमें ये हमने डेटा लिया, और हमारे पास टोटल 800 पार्टिसिपेंट्स है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही है। ये 800 जो पार्टिसिपेंट्स हैं नेशनल सेमिनार में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनका डेटा है। ये हम डेटा को देखेंगे, देखिए पूरा हमारे पास 800 रेस्पोंडेंट का डेटा है, मेल भी है और इसमें फीमेल पार्टिसिपेंट्स भी हैं, दोनों ही तरह के पार्टिसिपेंट्स हैं। और इसके साथ साथ हमने 3 दिन का डेटा फिल कराया अपने रेस्पोंडेंट से। तो हम इसमें देख रहे हैं कि डे 1 में खास तौर से ये देखिए जो डे 1 है इसमें जो डेटा है वो हमारा पूरा फिल है। मतलब पहले दिन हमें सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स मिल गए थे जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था। तो रुकने के बाद हमने उनसे कहा कि आप अपना जो ओपिनियन है वो दीजिए 0 और 4 के बीच में। तो उस दिन सभी लोग मिल गए थे। और डे 2 और डे 3 में हम देख रहे हैं कि मिसिंग वैल्यू चल रही है। देखिए डे 2 और डे 3 में मिसिंग वैल्यू है ना। तो डे 2 और डे 3 में हमें सारे पार्टिसिपेंट्स नहीं मिल पाए थे, जिसकी वजह से जो पूरा डेटा था हमारा वो नहीं फिल हो पाया और उसमें कुछ मिसिंग वैल्यूज आ गई थी। ठीक है, हम बात कर रहे थे कि डेटा की नॉर्मलिटी चेक करने के लिए जो अलग अलग तरीके के मेथड हैं वो हम चेक करेंगे यहाँ नॉर्मलिटी के लिए। कोई भी हम पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई करते हैं तो उससे पहले हम उसके जो एजम्पशंस हैं वो हम चेक करते हैं कि डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी होना चाहिए और डेटा हमारा जो है होमोजीनियस भी होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एनालाइज पर जाएंगे। एनालाइज एनालाइज के बाद डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और ये जो है हम डेटा की नॉर्मलिटी के लिए यहाँ जाएंगे एक्सप्लोर में। एक्सप्लोर में जो तीनों दिन का डेटा है हमारा हाइजीन का जो स्कोर है, हाइजीन कंडीशन डे 1 में, डे 2 में और डे 3 में, तीनों दिन का डेटा हम देख रहे हैं। यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आएगी जिसमें मीन, मीडियन, मॉड, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, फिर प्लॉट्स। देखिए ये हमारा प्लॉट्स है और ये हिस्टोग्राम हम यहाँ पर प्लॉट के थ्रू देखना चाहते हैं। दूसरा है नॉर्मेलिटी प्लॉट विद टेस्ट, ठीक है ना। तो इससे तीनों ही चीज़ आ जाएंगी। डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से हमारे पास वैल्यूज ऑफ स्कीनेस और कर्टोसिस की आ जाएगी, उससे हम पहचान सकते हैं कि डेटा हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, और ग्राफ से भी हम पहचान सकते हैं। और तीसरा है नॉर्मलिटी प्लॉट विद टेस्ट, मतलब केएस टेस्ट। अब ऑप्शंस पे देखते हैं हम। अगर हमारा डेटा कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है तब तो हम एक्सक्लूड केसेस लिस्ट वाइज ही यूज़ करते हैं। लेकिन चूंकि मिसिंग वैल्यू है हमारी डे 2 और डे 3 में, तो इसलिए हमें यहाँ पर टिक करना होगा एक्सक्लूड केस पेयर वाइज। ठीक है, तो ये देखिए उसी तरीके से एनालिसिस करेगा। चलिए एक बार हम इसको एक्सक्लूड केसेस लिस्ट पेयर वाइज करके देखते हैं। ये देखिए कंटिन्यू किया, अब इसका डेस्क्रिप्टिव स्टेटस करते हैं। तो अब हमारा जो डेटा है वो देखिए इस तरीके से आता है। देखिए इसने क्या कि जबकि हमारे पास तो 800 पार्टिसिपेंट्स थे, अब इन्होंने तीनों को एक साथ ले लिया 122 122 122। तो हमें ऐसा नहीं करना है। जब हम एनालिसिस करते हैं और मिसिंग वैल्यू अगर हमारे है तो उसके लिए ये हमें थोड़ा खास ध्यान देना है कि जो डेटा है हमारा ऑप्शन में जाके हम इसको एक्सक्लूड केसेस पेयर वाइज, मतलब जितने रियल डेटा हैं जिस दिन के भी वो ही एनालिसिस करेगा, बाकी के जो केसेस मिसिंग है उनको अलग दिखाएगा। ये हमने ओके किया। ओके करने के बाद देखिए अब हमारे पास जो डेटा है वो इस फॉर्म में आ गया। ठीक है ना। अब सबसे पहले हम इस टेबल को समझते हैं कि टोटल हमारे पास 800 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो डे 1 में जैसे हमने कहा हाइजीन कंडीशन ऑफ डे 1 इन नेशनल सेमिनार, तो यहाँ पर कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, 100% हमारे पास केसेस है।
डे 2 में जो पार्टिसिपेंट्स थे हमें 262 पार्टिसिपेंट्स ही मिल पाए और उसमें 538 पार्टिसिपेंट्स प्रेजेंट नहीं थे। तो इस तरीके से हमारे पास जो वैलिड केसेस थे वो 32.8% और 67.2% मिसिंग डेटा था। अब हम थर्ड डे का देखते हैं। तो थर्ड डे में और भी कम रेस्पोंडेंट हमें मिले पार्टिसिपेंट्स, इसमें 122 थे, 15.2% ही थे और जो मिसिंग थे उसमें 84.8% थे। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ केसेस 678 लोग वहां पर प्रेजेंट नहीं थे 800 में से। अब डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को समझते हैं हम। देखिए ये हमारी है मीन वैल्यू। मीन जो वैल्यू है, मीन वैल्यू जैसे यहाँ पर 1.7941, इसका मतलब है कि हमारे जो रेस्पोंडेंट है 800, उन्होंने 0 और 4 के बीच में जो टिक किया था उन सभी का जो एवरेज है 800 का वो 1.7941 है। फिर इसके बाद लोअर बाउंड और अपर बाउंड, ये बेसिकली रेंज बता रहा है कि ये जो मीन है ये इस रेंज के अंदर आएगा। 95% चांस ऐसे होंगे कि जो सैंपल का मीन लिया है हमने वो इसी 1.728 और 1.8599 की रेंज में ही आए। ठीक है, और इसका निकलने का तरीका होता है हमारा एक्स बार, मतलब ये जो मीन माइनस लोअर बाउंड के लिए स्टैंडर्ड एरर इनटू 1.96। 1.96 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है। अगर 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल लेंगे या 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल लेंगे तो हमारा वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये है ट्रिम्ड मीन। ट्रिम्ड मीन का जो मतलब है कि हमारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं 5% स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, उसको वो हटा के फिर ये मीन निकलता है। तो ये 1.771 आया और मीडियन की वैल्यू आई है 1.79। इसका मतलब है कि 50% जो डेटा है वो 1.79 से कम है और 50% डेटा लोगों ने जो टिक किया है वो 1.79 से ज़्यादा है। फिर इसके बाद हम देख रहे हैं वेरिएंस। वेरिएंस हमें क्या बता रहा है, मीन वैल्यू से हमारे जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है वो डिस्पर्स कैसे हैं, कितना उनका डिस्पर्सन है। तो इसकी जो वैल्यू आई है, वेरिएंस निकालने का भी हमारे पास फॉर्मूला है। तो उस फॉर्मूले से भी हम वेरिएंस निकाल सकते हैं चेक करने के लिए। और कई बार अगर हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो हम देखिए ये यहाँ पर इसको क्लिक करके डबल क्लिक करके ये इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये जो वेरिएंस का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली हमें ये बता रहा है कि मीन वैल्यू से जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है या फ्रीक्वेंसी है वो कितना अबव या बिलो है, कितना वो अवे है। तो जितनी वैल्यू हमारी मीन वैल्यू, जितनी स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा हम कहेंगे वो मीन जो ऑब्जर्वेशंस है वो मीन वैल्यू के आसपास है। और जितना स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ज़्यादा होगी हम कहेंगे कि हमारा जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस हैं वो मेन वैल्यू से काफ़ी दूर है, अबव या बिलो ऑब्जर्वेशंस हो सकते हैं। तो बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्पर्सनेस के बारे में हमें बता रहा है। दो चीज़ें होती हैं डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, एक तो सेंट्रल टेंडेंसी में जिसमें मीन मीडियन मोड ये यहाँ तक हम चीज़ें लेते हैं। इसके बाद जो है वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, ये सारी जो चीज़ें आ जाती है यहाँ तक इंटरवल तक, ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में। और ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस और कर्टोसिस। अब देखिए ये जो है हमारा मिनिमम, जैसे हमने कहा ये 0.02, मतलब किसी रेस्पोंडेंट ने 0.02 टिक किया, हमने उनसे कहा था 0 और 4 के बीच में ही आपको टिक करना है, लेकिन मैक्सिमम जो है किसी ने टिक किया 20। हमें लग रहा है ये 20 जो है कंप्यूटर में एंट्री करते समय गलत हो गया, हो सकता है ये 2 हो क्योंकि 0 और 4 के बीच में ही हमने रेंज दी थी, तो ये तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और इंटरक्वार्टाइल रेंज जो है हमारी वो आई है 0.94, ये आती है Q3 माइनस Q1 करके। और Q1 का जो फॉर्मूला है बिल्कुल मीडियन की तरह ही है, जैसे हम मीडियन का फॉर्मूला लेते हैं
उसी तरीके से बस इसमें n/4 आ जाता है क्वार्टाइल में। क्वार्टाइल में बेसिकली जैसे हम मीडियन में n/2 यूज करते हैं और क्वार्टाइल में n/4, डेसाइल में n/10 और परसेंटाइल में n/100। ठीक है, तो इस तरीके से इंटर क्वार्टाइल रेंज भी आ जाता है। तो इसके बाद जो हम देख रहे हैं ये है स्क्यूनेस डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो वैल्यू आ रही है स्क्यूनेस की ज़्यादा आ रही है। हमने कहा जीरो होना चाहिए आइडियली स्क्यूनेस और कर्टोसिस की, लेकिन ये तो जीरो से बहुत ज़्यादा है। और हमने बताया कि अगर ये वैल्यूज जीरो है तब तो हम कहेंगे कि डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है तो जीरो से दूर है वैल्यूज तो हम कहेंगे डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसी तरीके से देखिए ये सेकंड डे में भी हमारा है ये मीन मीडियन 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ट्रिम्ड मीन, और यहाँ पर देखिए वैल्यू स्क्यूनेस की है 1.081, मतलब जीरो से ज़्यादा है तो ये डेटा भी हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो सकता। अब इसके बाद देखिएगा ये डे 3 का। डे 3 में भी हमारी जो वैल्यू है स्क्यूनेस और कर्टोसिस की, ये देखिए 1 जो है पॉजिटिव आ रही है 1.022। इसका मतलब है कि जो कंसंट्रेशन है हमारा वो जो कंसंट्रेशन है ऑब्जर्वेशंस का वो लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा है। ठीक है, दूसरा ये तो हो गया हमारा वैल्यू ऑफ स्क्यूनेस। अब हम बात कर रहे थे हिस्टोग्राम की। हिस्टोग्राम के थ्रू हम समझे, देखिए ये हमारा जो कर्व है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, जो कि अभी हमारा कर्व ये आइडियली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं आ रहा। इस पर हमने सुपर इम्पोज कर्व किया और कर्व करने के बाद जो हमारे पास आया है ये देखिए इस तरीके से। तो अभी ये हमारा डेटा जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन हमारा बिल्कुल काफ़ी दूर है। ठीक है, अब जो हमने कहा कि किसी ने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हमने देखा डे 1 में किसी ने जो है 20 को टिक किया है मैक्सिमम और मिनिमम क्या है 0.02। तो वो अब हमारे पास तो 800 केसेस है, तो ऐसे हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा नंबर का हमारा पार्टिसिपेंट्स है जिसने 20 को टिक किया है। तो इसको जानने के लिए हमें बॉक्स प्लॉट मिलता है और बॉक्स प्लॉट से हमें ये पता चल जाता है कि वो किस नंबर का ऑब्जर्वेशन है 800 में, तो उसको हम पहचान सकते हैं। देखिए ये हमारे पास बॉक्स प्लॉट आ गया, बॉक्स प्लॉट। ठीक है, तो ये जो बॉक्स प्लॉट है, बॉक्स प्लॉट से हमें ये पता चल गया कि जो ये जो बॉक्स प्लॉट है, क्योंकि 3 बॉक्स प्लॉट अलग अलग बनेंगे, डे 1 का, डे 2 का और डे 3 का। तो इस वाले जो डे 1 में हाइजीन कंडीशन ऑफ डे 1 इन नेशनल सेमिनार में 672 नंबर का एक रेस्पोंडेंट है जिसने देखिए 20 को टिक किया है, जबकि सारे ही रेस्पॉन्सेस हमारे 0 और 4 के बीच में है। ठीक है, तो दोस्तों 3 तरीके से हमने बताया कि जो नॉर्मेलिटी है वो हम चेक कर सकते हैं। पहला मेथड तो है ग्राफिकल के थ्रू, फिर वैल्यूज ऑफ स्क्यूनेस और कर्टोसिस, और तीसरा है टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी। यहाँ देखिए ये वैल्यू हमारी नॉन सिग्निफिकेंट आ रही है, इसका मतलब डेटा हमारा नॉर्मल नहीं है। ये भी हमारा डेटा नॉर्मल नहीं है और ये भी डेटा हमारा नॉर्मल नहीं है। ठीक है, अब इसका जो एक रीजन तो ये हो सकता है क्योंकि डेटा हमारा जो डे 1 में है एक मिसिंग वैल्यू, एक जो आउटलायर है, आउटलायर मतलब एक्सट्रीम केसेस, गलती से उस रेंज के बाहर किसी ने कंप्यूटर में एंट्री करते समय शायद गलती हो गई होगी, तो वो 20 आ गया। तो पहले तो हम उस डेटा को करेक्ट करते हैं, फिर इसके बाद फिर देखेंगे हम कि डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, डेटा हमारा होमोजेनियस है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये जो था अभी हम देख रहे हैं वैल्यूज कितनी ज़्यादा आ रही है स्क्यूनेस और कर्टोसिस की। अब इस डेटा को हम करेक्ट करते हैं। करेक्ट हमने जो केस आइडेंटिफाई किया है वो है 672। अब देखिए इस 672 पर हम कैसे जाते हैं, जो एडिट में जाएंगे, गो टू केस में 672, ये 672 को हमने यहाँ एंट्री की और इसको गो किया, और इसके बाद हमारे पास जो नंबर है ये देखिए डिस्प्ले होकर आ गया डे 1 का 20 पॉइंट, है ना।
तो इसको हम करेक्ट कर लेंगे, इसको 20 पॉइंट की जगह यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 2 कर लेंगे, क्योंकि रेंज ही हमारी 0 और 4 के बीच में है, तो ये डेटा हमारा ज़्यादा रिलायबल होगा। अब हम फिर से ही जो डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है नॉर्मलिटी जानने के लिए वो फिर से करते हैं, और सारी चीज़ें वही है। इसके बाद जो है हमारे पास जो डेटा आया है देखिए ये। अब डे 1 का जो डेटा है ये देखिए, इसमें जो स्क्यूनेस और कर्टोसिस, ठीक है, -0.004, और ये जो वैल्यू है कर्टोसिस की -0.408। तो कहने का मतलब है पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गई। ये इस डे 1 का डेटा हमें लग रहा है कि शायद ये नॉर्मल हो सकता है, वैल्यूज ऑफ स्क्यूनेस और कर्टोसिस को देखते हुए। अब हम हिस्टोग्राम से भी देख लेते हैं कि क्या ये नॉर्मल दिख रहा है डेटा। ये देखिए अब हमारा डेटा जो है पहले से ज़्यादा अच्छा है। पहले बिल्कुल लेप्टिकर्टिक टाइप का कर्व बना हुआ था, अब की हमारा पूरा कर्व जो है ये बेल शेप में है, जो कि डिजायरेबल है। ये देखिए शो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब हमने इस पर डबल क्लिक किया और इसको करने के बाद हमारे पास नॉर्मल कर्व सुपर इम्पोज हो गया हिस्टोग्राम के ऊपर। अब कर्व हमारे पास जो आया है ये इस तरीके का आया है। एक तो कर्व से भी हमें पता चल गया जो डिस्ट्रीब्यूशन ये नॉर्मली है या नहीं है हिस्टोग्राम से। दूसरा जो है हमने बताया था अभी, वैल्यू ऑफ स्क्यूनेस और कर्टोसिस। ये देखिए वैल्यू ऑफ स्क्यूनेस और कर्टोसिस से भी हमें लग रहा है डेटा हमारा नॉर्मल हो सकता है। और तीसरा जो मेथड है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वो है टेस्ट ऑफ नॉर्मलिटी के लिए केएस टेस्ट। इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 0 से ज़्यादा है। देखिए 0.193 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है नॉन सिग्निफिकेंट, जो कि डिजायरेबल है नॉर्मलिटी चेक करने के लिए, नॉर्मलिटी होने के लिए। और बाकी जो डे में हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं आ रहा है। तो 3 मेथड के थ्रू हम डेटा की नॉर्मलिटी देख सकते हैं। ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं, और ग्राफ के साथ साथ जैसे हमने बताया हिस्टोग्राम और नॉर्मल क्यू प्लॉट। ये देखिए अगर ये इस डायगोनल में सारे ऑब्जर्वेशंस जो है हमारे डायगोनल में होंगे तब हम कहेंगे डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और डेटा अगर ये बहुत डेविएट कर रहा है, इस तरीके से कोई शेप ले रहा है, तब हम कहेंगे डेटा हमारा नॉर्मल नहीं है। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया हमारा डे 1 का डेटा। अब हम डे 2 का देखते हैं डेटा हमारा डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, कि ये देखिए इसमें क्या ये डेटा हमारा नॉर्मल है। तो इसमें हमने देखा कि जो डे 2 का है, एक तो ये स्क्यूनेस और कर्टोसिस, मतलब पॉजिटिव स्क्यूनेस आ रही है। पॉजिटिव स्क्यूनेस का मतलब क्या है कि डेटा कंसंट्रेशन हमारा राइट लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा है। देखिए जैसे पहला वाला जो कर्व है मैं उससे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अभी जो हिस्टोग्राम है, स्क्यूनेस देखिए दो तरीके की हो सकती है, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव स्क्यूनेस है उसका मतलब है कि डेटा हमारा कंसंट्रेशन यहाँ है, इस तरीके से ग्राफ आएगा, इस तरीके से ग्राफ आएगा। मतलब ज़्यादातर लोगों ने 0-1 के बीच में टिक किया, उनकी संख्या यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, तो कर्व हमारा इस तरीके से आएगा। तो ये हमारा पॉजिटिव स्क्यूनेस होगा। और अगर लोगों ने इधर इधर ज़्यादा टिक किया है 3-4 के बीच में, तब कंसंट्रेशन डेटा का इधर आ जाएगा, तब डेटा हमारा इस तरीके से कर्व बनेगा, और जिसे हम कहते हैं नेगेटिव स्क्यूनेस। तो ये बात ध्यान देने की है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा कंसंट्रेशन है डेटा का, लोगों ने ज़्यादा टिक किया है उसको, तो वो हमारा पॉजिटिव स्क्यूड होगा। और अगर राइट हैंड साइड में ज़्यादा टिक किया है तो वो हमारा नेगेटिव स्क्यूड होगा। अब चूंकि डे 2 में हमारे पास जो डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आई है उसमें स्क्यूनेस है देखिए 1.081, मतलब ये पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव स्क्यूनेस का जो मतलब है डे 2 में हम देखें पॉजिटिव स्क्यूनेस मतलब लेफ्ट हैंड साइड में कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो कंसंट्रेशन है डेटा का वो ज़्यादा होगा, पॉजिटिव स्क्यूनेस। ठीक है, तो अब इसमें जो है ये डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं आ रहा, देखिए बिल्कुल है ना। तो एक तो हमने वैल्यू देखी थी स्क्यूनेस और कर्टोसिस की, उससे हमें पता चला था कि डे 2 का डेटा जो है हमारा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, क्योंकि स्क्यूनेस और कर्टोसिस की वैल्यू 1 से ज़्यादा थी, खासतौर से स्क्यूनेस से। कर्टोसिस की तो कम थी, लेकिन स्क्यूनेस की वैल्यू हमारी 1 से ज़्यादा आ रही है। तीसरा है इसमें टेस्ट ऑफ नॉर्मलिटी में देखिए
ये p वैल्यू इट इज लेस देन 0.05, जो कि अनडिजायरेबल है। हम चाहते थे कि p वैल्यू हमारी 0.05 से ज़्यादा आए। अब आते हैं हम डे 3। डे 3 में पहले देखिए हमने देखा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम देखिए हमारा पॉजिटिव स्क्यूड आ रहा है, पॉजिटिव स्क्यूनेस आ रहा है, और इसको जो ग्राफ है इसमें नॉर्मल कर जब हम सुपर इम्पोज करते हैं तो हम वही देख रहे हैं कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बेल शेप्ड में डेटा हमारा नहीं है। देखिए कोई बेल शेप्ड में नहीं आ रहा, कंसंट्रेशन जो है हमारा डेटा का वो ये लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा है। ठीक है। दूसरा, इसमें जो हमने बताया था कि डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम डे 3 का जो वैल्यूज है स्क्यूनेस और कर्टोसिस की वो देख सकते हैं। ये देखिए 1.02, आइडियली 0 होने चाहिए थी दोनों वैल्यू, लेकिन अगर -1 और +1 से बाहर चली जाती है रेंज तो हम कहेंगे कि डेटा हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो सकता। तीसरा जो मेथड हमने है बताया इसमें वो है कि केएस टेस्ट की वैल्यू, केएस टेस्ट की वैल्यू हमारी 0.05 से ज़्यादा होनी चाहिए। ये भी वैल्यू हमारी 0.05 से कम है, इसलिए ये डेटा हमारा सिग्निफिकेंट है, जो कि अनडिजायरेबल है नॉर्मेलिटी को लेके, क्योंकि ये जो वैल्यू नॉन केएस टेस्ट की वैल्यू नॉन सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे पास जो है ये डेटा आया है 3 दिन का। तो हम डेटा की नॉर्मेलिटी इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो इसमें जो है 3 तरीके हमने बताए थे कि या तो हम ग्राफ के थ्रू हम डेटा की नॉर्मेलिटी चेक करें, या वैल्यूज ऑफ स्क्यूनेस और कर्टोसिस के थ्रू, या तीसरा केएस टेस्ट के थ्रू। तो जब हम अपना प्रॉब्लम करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, तो उसमें जनरली हम लोग सीधा केएस टेस्ट पर ही आते हैं, क्योंकि यही हमें कंफर्मली बताता है कि डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। बाकी जो है ग्राफिकल डिस्प्ले और वैल्यूज ऑफ स्क्यूनेस और कर्टोसिस, उससे हमें आइडिया मिल जाता है कि ये डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। ठीक है। तो दोस्तों ये जो है नॉर्मेलिटी के लिए सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव होगा वो केएस टेस्ट होगा। तो अभी इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, और अगले लेक्चर में जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि डेटा अगर हमारा नॉर्मल नहीं है तब हम क्या करें, क्योंकि तो कंडीशन है डेटा की नॉर्मलिटी। और डेटा अगर हमारा होमोजीनियस नहीं है तो वो भी हमें देखना है कि डेटा हमारा होमोजीनियस अगर नहीं है तब क्या करें। तो उस केस में हम डेटा को जो है उसकी डेटा की हम लोग डेटा को करेक्ट करते हैं। फिर अब आते हैं दोस्तों हम होमोजीनिटी के ऊपर। होमोजीनिटी बेसिकली है क्या? होमोजीनिटी के लिए देखिए ये जो मैं एक एग्जांपल से इसको शो करना चाहूँगा होमोजीनिटी को, कि इसका जो ग्राफ है वो हम समझ लें जरा। ये देखिए होमोजीनिटी में बेसिकली कि ये जो जैसे डेटा हमारा होमोजीनियस, ये कोई कंसर्ट चल रहा है और इसमें हमें जो रिंगिंग आवर्स है कि मतलब ये कोई प्रोग्राम है उसका हमें इतनी देर तक 10 से लेके 15 घंटे तक घंटियाँ सुनाई दी, उसके म्यूजिक हमें सुनाई दिया, और रिंगिंग इसलिए लिखा हमने, है ना। और फिर जो दूसरा प्रोग्राम है उसका रेंज इतना है, तीसरे में इतना, इस अलग अलग प्रोग्राम का है। तो अगर ये जो रेंज हम देख रहे हैं अगर ये कांस्टेंट है अक्रॉस दी अलग अलग जो कंसर्ट हुए हैं, तब तो हम कहेंगे डेटा हमारा होमोजीनियस है। लेकिन अगर इसमें किसी को कम सुनाई दे रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा देर तक सुनाई देता है, किसी को कम दे रहा है, तो ये वेरिएशन हो गया, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हमारा कर्व नहीं है। तो कहने का मतलब है ये डेटा हमारा जैसे ये बहुत डेविएट हो रहा है, तो ये होमोजीनियस डेटा हमारा नहीं है, ये हेट्रोजीनियस डेटा है। होमोजीनिटी के लिए हमारा डेटा इस तरीके का होना चाहिए। अब इसका एग्जांपल लेके इसको हम समझा देते हैं कि लिव-इन टेस्ट के थ्रू हम होमोजीनिटी चेक करते हैं। एनालाइज, और हम अब जाएंगे डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में एक्सप्लोर, और ये जेंडर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को हमने फैक्टर लिस्ट में लाया, कैटेगरिकल डेटा है ये। डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एज इट इज, हिस्टोग्राम, नॉर्मेलिटी। अब यहाँ पर जो ये देख रहे हैं ना लिव-इन टेस्ट, ये है वेरिएशन के बारे में बता रहा है, होमोजेनिटी के बारे में। तो इसको यहाँ पर अभी हम अनट्रांसफॉर्म करेंगे। अनट्रांसफॉर्म करने के बाद इसको कंटिन्यू किया, और फिर हमने ऑप्शन में एक्सक्लूड केसेस पेयर वाइज, क्योंकि डे 2 और डे 3 का डेटा हमारा मिसिंग है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ टिक किया।
और फाइनली हम उसको ओके करेंगे तो हमारे पास जो आउटकम है वो इस तरीके से आ जाएंगे होमोजेनिटी के। अब देखिए ये जो है इसको हम समझ लें, ये पहला जो है मेल 305 पार्टिसिपेंट्स हैं और फीमेल 495, ठीक है। तो ये डेटा हमारा होमोजीनियस होना चाहिए, एक तो मेल में और एक फीमेल में, तभी हम कहेंगे कि डेटा हमारा होमोजीनियस है। वेरिएंस मतलब दोनों में सेम होना चाहिए। इसी तरीके से ये सेकंड ग्रुप में देखिए आप 102 और 160, फिर थर्ड ग्रुप में देखिए। अब डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को तो हम स्टडी कर चुके हैं, इससे तो कोई होमोजेनिटी की बात हमें नहीं पता चलती। अब जो है क्योंकि जो वेरिएशन है या यहाँ से भी हम देख सकते हैं, एक आइडिया तो मिल ही जाएगा लेकिन कंफर्म आइडिया नहीं मिलता। ये देखिए वेरिएंस कितना 0.414 और यहाँ पर जो वेरिएंस है ये 0.494, मतलब मोर और लेस इक्वल आ रहा है ना। अब दूसरा जो है हमारा डे 2 का, इसमें देखते हैं वेरिएंस कितना है। ये वेरिएंस है 0.372 और इसमें है 0.591, इसमें थोड़ा बड़ा हुआ है वेरिएंस। और अब हम डे 3 में भी देखते हैं, वेरिएंस 0.297 और ये है 0.656, मतलब ये कांस्टेंट नहीं है ना। एक तो इससे थोड़ा सा आइडिया हमें ये मिल गया। मेन जो है हमें यहाँ देखना है लिविंग टेस्ट से, टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ दिस, ठीक है। अब ये जो है देखिए यहाँ पर ये टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी में ये पी वैल्यू जो आ रही है, देखिए टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस की पी वैल्यू इट इज ग्रेटर देन 0.05 होनी चाहिए थी होमोजेनिटी के लिए, लेकिन ये वैल्यू आ रही है हमारी पी वैल्यू 0.05 से कम। तो इसलिए हम कहेंगे कि डे 1 का डेटा हमारा होमोजीनियस नहीं है। हालांकि वेरिएंस देखने से लग रहा था हमें, ये देखिए जो डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हमने देखा था वेरिएंस मोर और लेस दोनों का सेम था, वेरिएंस से तो लग रहा था, है ना। लेकिन जब हमने टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी से चेक किया तब हमारा डेटा यहाँ पर होमोजेनियस नहीं आया क्योंकि पी वैल्यू 0.05 से कम है। फिर सेकंड डे में हमने देखा कि वेरिएंस जो था डिफरेंट था, ये देखिए जो दोनों का वेरिएंस था हमारा डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में डे 2 के लिए, ये भी डिफरेंट था। इसमें देखिए 0.372 और यहाँ पर आ रहा 0.59, तो ये काफ़ी अलग है वेरिएंस। तो ये यहाँ पर भी हमें पता चल रहा है कि हमारा डे 2 में भी जो डेटा है वो होमोजेनियस नहीं है और सेम एज डे 3 में भी डेटा हमारा होमोजेनियस नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से हम कभी भी जब पैरामेट्रिक टेस्ट लगाते हैं तो ये दो एजम्पशंस ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें डेटा की नॉर्मेलिटी चेक करनी है और डेटा की होमोजेनिटी, उसके बाद हम अपने पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर डेटा हमारा होमोजीनियस नहीं है और डेटा हमारा होमोजीनियस भी नहीं है और डेटा हमारा नॉर्मल भी नहीं है, तब उस केस में हम डेटा को करेक्ट करते हैं। करेक्ट करने के भी अलग अलग 3 मेथड होते हैं जो हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।